हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज अपना जो टॉपिक है वो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के आ रहे हैं। इससे पहले हमने सोल ट्रेड किया था उसके बाद पार्टनरशिप किया, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एचयूएफ, ये हमने डेप्थ में पढ़ लिए थे। आज टॉपिक अपना वो कंपनी के रिगार्डिंग कि कंपनी की हिस्ट्री क्या है। तो आपको पता है कि कंपनी अंग्रेजों ने शुरू की थी ना, तो इसलिए इंग्लिश कंपनी से हम बिल्कुल बेसिक डेप्थ में चलते हैं। तो पहली इंडियन कंपनी एक्ट आया था 1850 में, और ये किसके ऊपर बेस्ड था? इंग्लिश कंपनी एक्ट 1844 के ऊपर बेस्ड था। रह जाएंगे ना आपको ये याद। पहला तो ये, सेकंड क्या था? फिर इंडियन कंपनी एक्ट पहला आया 1850, साइड बाय साइड लिखते चलते हैं। फिर आया 1857, यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट 1857 आया, जो रिकॉग्नाइज करता है कंसेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी वर्ड, यानी कि बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर जो लिमिटेड लाइबिलिटी ना आजकल हम पढ़ते हैं कि जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंसेप्ट, कि जो इसके शेयर होल्डर होते हैं उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, वो वाली बात हम कर रहे हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस को छोड़ के 1857 में आया था। जबकि 1960 के अंदर, सॉरी 1860 के अंदर फिर से एक इंडियन कंपनी एक्ट आया गया, और जो बेस था इंग्लिश कंपनी एक्ट 1857 के ऊपर। लेकिन ये बेस किसके था ऊपर था ये मैटर नहीं करता, बस आप ये सीक्वेंस याद रख लेना, क्योंकि कई बार एक हिस्ट्री से क्वेश्चन ये आ जाता है कि कंपनी एक्ट कब कब आया था। तो 1850 में, 1857 में, 1860 में, ये आपको याद करना है। और जो 57 में आया उसमें तो सर बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ दिया था, जबकि जो 60 में आया उसमें बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी में भी ये अलाउड कर दिया गया था कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी। फिर आया 1866 में, ठीक है, ये 1862 का जो कंपनी एक्ट था उसके ऊपर बेस्ड था। इसके अंदर क्या खासियत, क्या खास बात थी? इसके अंदर लेजिस्लेशन के ऊपर टॉपिक बात किया गया था, यानी कि रूल रेगुलेशन, कि कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्या रूल रेगुलेशन हो गए, कैसे बंद करना है, ये सारा काम इसमें किया गया था। फिर आया था 1882 के अंदर कंपनी एक्ट, इसमें अपडेट किया गया इंडियन कंपनी लॉ को। किसको अपडेट किया गया था? इंडियन कंपनी लॉ को। बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, और स्टिल देर तक आप बोल सकते हो जो माइनर अमेंडमेंट थे 1887, ये तो देख बड़े अमेंडमेंट थे। जो छोटे अमेंडमेंट थे वो क्या थे? 1800, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको याद रहे कि ये छोटे अमेंडमेंट थे। कौन कौन से? पहला था आपका 1887 में, फिर 1891 में, फिर 1891 के बाद बात करते हैं 1895 में, और फिर 1910 में। ये जो थे छोटे मेजर अमेंडमेंट नहीं थे, और जो ऊपर हम पढ़ के आए सारे के सारे क्या थे? मेजर अमेंडमेंट थे। ये आपको याद करना है। इसके अलावा फिर कंपनी एक्ट 1913 आया था, जो इंग्लिश कंपनी थी उसके ऊपर बेस्ड था। ये 1908 में, ये छोड़ दो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप याद क्या रखोगे? तो जो कंपनी एक्ट 1913 आया था ना, ये इसके अंदर पहली बार प्राइवेट कंपनी के बारे में जिक्र किया गया था कि, लेकिन ये फेल्ड हो गया था। क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स की जो कंडीशन है उसको अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया, ठीक है, उनको अच्छे से स्मूथनिंग रन नहीं कर पाया। हो जाएगा। फिर आया था कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1936 आया था। कौन सा आया था? 1936। और ऐसे बार तो बात देखो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो मेजर चेंज थे और 4 जो थे वो माइनर चेंज थे इसके अंदर। तो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका था। इसके लिए इंडिया के अंदर एक CH भाभा कमेटी स्थापित की गई थी अप्रैल 1952 के अंदर। आपको यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या? यहां से क्वेश्चन आपको करना है कि जो इंडियन कंपनी एक्ट है इंडिया में कौन लाया था? आप ये बोल सकते हो, तो आपने सुना होगा ना सबने इंडियन कंपनी एक्ट 1952, शायद किसी ने 1913 भी सुना होगा, 36 भी सुना होगा, लेकिन इससे पहले के नहीं सुने होंगे। तो यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भाभा कमेटी थी या इंग्लिश कंपनी एक्ट 1948 था, उसके थ्रू 1952 में ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और 1956 में एक इंडियन कंपनी एक्ट बन गया था। कितना? 1956 के अंदर, और 1 अप्रैल 1956 से लागू हो गया था। लेकिन एक्ट कौन सा दे रखा है यहाँ पर? देखो इंडिया के अंदर तो कंपनी एक्ट 1956 ही चलेगा, लेकिन जो इंग्लिश कंपनी एक्ट था 1948 था। तो आपको इंग्लिश याद ही नहीं रखना, लेकिन क्या याद रखोगे? CH भाभा। CH भाभा जो कमेटी थी ना, CH भाभा कमेटी, इसकी रिकमेंडेशन पर कंपनी एक्ट 1956 इंप्लीमेंट किया गया था। याद रह जाएगा ये।
फिर जो यूपीए की सेकंड गवर्नमेंट थी, सेकंड गवर्नमेंट का मतलब होता है भी कांग्रेस की सरकार एक बार आ गई थी मिलकर, दूसरी बार जब कांग्रेस की सरकार आई तब पार्लियामेंट में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 2012 में उन्होंने कंपनी एक्ट पेश किया गया था, और जिसका एम क्या था, आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं भाई, वो सारी की सारी एक्टिविटी इंक्लूड करना, यानी कि ये मेजर चेंज माना जाता है 1956 के बाद। आप सोच के देखो, 1956 के बाद सीधा 2013, क्यों? क्योंकि मेजर चेंज माना गया था। क्या क्या इसके अंदर ऐसी चीजें थी जो 1956 में कवर नहीं हो पा रही थी? जो फ्रॉड की एक्टिविटी थी वो इसके अंदर ज्यादा जल्दी से सिगर पकड़ में आ सकती थी, ठीक है। या फिर इसके अंदर बात की गई क्या, ओवरहेलिंग, यानी कि जो मरम्मत है, कंपनी लॉ के जो कमियां थी उनको दूर किया गया था। और ट्रांसपेरेंस, सबसे मोस्ट पॉइंट यही है कि सर इसमें ऑनलाइन सिस्टम अडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था? ऑनलाइन। आप ऑनलाइन रिटर्न भर सकते हो, ऑनलाइन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, सारा काम ये कर सकते हो। तो कमेटी 1956 में कौन सी थी? CH भाभा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ये यूपीए सेकंड गवर्नमेंट के अंदर आया था, यूपीए सेकंड। ये ज्यादा डेप्थ में है, आपको इतना ज्यादा नहीं करना, ना इतना पूछा जाता, बस नॉलेज के रिगार्डिंग है, ठीक है। और नई कंपनी एक्ट में तो 470 सेक्शन है, कितनी है? 470 सेक्शन, जबकि 1956 वाला था ना उसमें 650 सेक्शन थे। और 2013 वाले में कितने हैं? 470 सेक्शन। कितने सेक्शन तो कम कर दिए, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो और भी अमेंडमेंट होने की रिक्वायरमेंट है, ये आपको याद रख लेना। और इसी 2013 कंपनी एक्ट के अंदर 1% कंपनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। सुनते हो ना, 1% कंपनी 2013 से पहले नहीं थी, लेकिन अब आई है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करते हैं हम, ये तो कंपनी की हिस्ट्री होगी। अब बात करते हैं सर कंपनी ही क्या होती है, बताइए। कंपनी से रिलेटेड डेप्थ में टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं फाइनेंशियल वाले पार्ट में, तो ये बिजनेस स्टडी वाला है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल चलेगा। तो सेक्शन है 220 कंपनी एक्ट है 2013 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रखी है। सर कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड होती है इसी एक्ट के अंदर, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। और या फिर किसी भी प्रीवियस लॉ, या 1956 में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, या नया है तो 2013 में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो कंपनी क्या है, हेनी की डेफिनेशन मोस्ट पॉपुलर है, हर जगह पूछी जाती है। सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड किया जाता है बाय लॉ, इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और एक परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि लगातार चलता रहता है ये, और एक कॉमन सील होती है, हर किसी को पता है, ये वही चीजें हैं। अब बात करते हैं नोट की। कंपनी सर एक लीगल पर्सन है, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। इसकी हैविंग नेशनैलिटी होती है, भाई इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, डोमिसाइल भी होता है, लेकिन ये सिटीजन नहीं होता, कोई नागरिक नहीं है ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि नेचुरल पर्सन, ये ध्यान रखना है। मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। मेंबर जो है, आपको पता है कंपनी अलग होती है, मेंबर अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेंबर मन चाहा वो काम कर ले। क्या हमें पता है कि जिन्होंने जितना पैसा लगा रखा है उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होता है ना, अब यह ऊपर पढ़ के आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेंबर मनचाहा काम कर ले, ठीक है। इसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि आप जो कंपनी के अंदर जो बेनिफिट है, कंपनी की जो लिमिटेशन, एक आवरण बना रखा ना, जिसको वेल बोलते हैं, कॉर्पोरेट वेल, इसका फायदा नहीं उठा सकता मेंबर, ये बोल के कि कंपनी अलग है मैं अलग हूं, यानी कि उस मेंबर के राइट भी डिफाइन किए गए हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं यहां पर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट वन, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की क्या क्या है, वही है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहला सर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि लोग आपस में, आप बोल सकते हो वॉलंटरी, इसको प्रेशराइज नहीं किया जाता, आपस में मिलते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और जो कैपिटल लगाते हैं और शेयर के रूप में या डिविडेंड के रूप में अपना पैसा ले जाते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी, यानी कि बिजनेस अलग होता है और इसके शेयर होल्डर अलग होते हैं। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये रहा, इसी को हम बोलते हैं एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब वॉलंटरी है ये। और परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि लंबे टाइम तक चलता रहेगा, किसी एक शेयर होल्डर की डेथ होगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। कंपनी की कॉमन सील होती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, यानी कि अपने नाम से भी पैसा कलेक्ट कर सकती है कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर को ट्रांसफर किया जा सकता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। और सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कंपनी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, ठीक है। कंपनी इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या किए जाते हैं? मैनेज। आपको याद हो तो आपने एक वर्ड सुना हो, प्रमोटर, सबसे ऊपर प्रमोटर होते हैं,
यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रमोटर का, या इलेक्टेड थ्रू द शेयर होल्डर। प्रमोटर बोल लो, फिर ये बाद में क्या बन जाते हैं, ये शेयर होल्डर बन जाते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर। वाइल पार्टनर्स बाय द, अगर पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनर द्वारा। इसके अलावा मेंबर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बाइंड द कंपनी, अपने काम से कंपनी को नहीं बांध सकता। वैसे ही कंपनी अपने काम से मेंबर को नहीं बांध सकता, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ये नहीं बोल सकता मैंने कंपनी के लिए ये किया इसलिए मुझे इतना मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसके रूल रेगुलेशन है उसी एरिया में उसको काम करना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ ए कंपनी कंपलसरी है, ठीक है, जबकि ऑडिट पार्टनरशिप फर्म की क्या है, वॉलंटरी है। ये हो जाएगा याद है। रादर इट इज एक्सीड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड द फाइनेंशियल लिमिट, यानी कि जब तक पार्टनरशिप की जो वॉलंटरी है, जब तक एक लिमिट तक पैसा वो कलेक्ट करता है, एक लिमिट के बाद तो है जो कंपलसरी कर देते हैं भाई। एक लिमिट के बाद अगर आप पैसा ज़्यादा उधार लेते हो तो लोगों से, वहाँ पर फिर फाइनेंस एक्ट चल पड़ेगा। कंपनी जो है, इंग्लिश कंपनी एक्ट 1944 था, फर्स्ट इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में आया, ठीक है, और प्रेजेंट में 2013 चल रहा है। पहले सेक्शन 650 थे, अब 470 कर दिए गए हैं। तो ये कुछ कंपनी की हिस्ट्री और कंपनी क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आइए डिवाइड करते हैं। नंबर 1, क्रिएशन बाय लॉ, जो कानून के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा, चार्टर्ड कंपनी, सुना होगा नाम तो पहले। ये इन एसेंट टाइम, पुराने समय की बात है। जो एक राजा होता था वो अपनी पावर का यूज करके किसी भी कंपनी को क्रिएट कर देता था, जिसको रॉयल चार्टर्ड या फिर चार्टर्ड कंपनी के नाम से जाना जाता था। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, तो जो बैंक की इंग्लैंड की महारानी थी उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता था। या एस्टेब्लिश इंडियन कंपनी, या कंपनी एक्ट नॉट अप्लाई, यहाँ पर कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो राज्य महाराजा के पास जो पावर होती थी ना, उसी पावर का यूज करके वो कंपनी बना देती थी। स्टैच्यूरी कंपनी, जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं, पार्लियामेंट में ये एक्ट पास होता है। इनके साथ लिमिटेड वर्ड लगाना कंपलसरी नहीं होता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आरबीआई है, ये कंपनी है स्टैच्यूरी, एलआईसी है, एफसीआई है, ठीक है। ये सारी क्या है, स्टैच्यूरी कंपनी है, जिसका पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साइन होने चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है, ठीक है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट, ये क्या होती है, पब्लिक कंपनी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, लिमिटेड हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, और शेयर कैपिटल रख भी सकते हो और नहीं भी। यानी कि आप बोल सकते हो सर बिना शेयर कैपिटल के भी होती है, हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। ये क्या करती है इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड कंपनी, आप एक लाइन लिख सकते हो, गिविंग दी स्टैच्यूरी फॉर्म टू द कंपनी, यानी कंपनी को एक स्टैच्यूरी, वैधानिक रूप प्रदान करती है। अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया मतलब आप लीगली काम कर रहे हो। तो ये नंबर 1 था क्रिएशन लॉ। कौन कौन सी थी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूरी कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कंपनी। दूसरे हम बात करते हैं लाइबिलिटी के बेस पर। तो सर ये 2 बनेगी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। हाँ जी बिल्कुल, लिमिटेड लाइबिलिटी के फिर आगे फर्दर पार्ट, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 222, ये 221 हो जाएगा। लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है, मान लिया कि आप 10 रुपये का शेयर एक खरीद लिया, आपने कंपनी को 8 रुपये दे दिए, अब कितने रुपए रह गए सर, 2 रुपये रह गए। तो 2 रुपये तक और आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए लिमिटेड कंपनी बोल सकते हैं। और यही फेमस है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, द वर्ड यूज लिमिटेड एट द एंड लगाना पड़ेगा, हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है, लिमिटेड बाय गारंटी। अब जो लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है, मेंबर ने एक गारंटी दे दी कंपनी को, मैं इतने पैसे दे दूंगा, लेकिन दूंगा जब कंपनी बंद होगी तभी, उससे पहले नहीं, ठीक है। क्या कुछ है पढ़िए इसमें, कि मेंबर गिव गारंटी, कि वो एक फंड डिपॉजिट करवा देगा कंपनी के खाते के अंदर, या तो जब तक वो रहेगा तो उस ड्यूरेशन कभी करवा दे, या फिर जैसे ही विद इन 1 ईयर लिविंग हिज मेंबर, जैसे वो मेंबरशिप छोड़ेगा तो उसके 1 साल के अंदर अंदर पैसा जमा करवा देगा, और कंपनी इस पैसे को बंद करने से पहले, वाइंडिंग अप से पहले नहीं यूज कर सकती, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड कौन सी होती है, जितनी अमाउंट इसने गारंटी दी है, बोल दिया मैं 10 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 7 लाख दूंगा, उसी के रिगार्डिंग है। जनरली ये किस टाइप की कंपनियां होती जी, जैसे जो आर्ट को प्रमोट करती है, साइंस को प्रमोट करती है, कल्चर को प्रमोट करती है, स्पोर्ट को प्रमोट करती है, उस टाइप की कंपनियां होती है लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, जो लिमिटेड बाय गारंटी नहीं, सॉरी गारंटी या शेयर नहीं होती, उसका अनलिमिटेड बोल देते हैं, लाइक सोल ट्रेडर पार्टनरशिप, ये क्या है, अनलिमिटेड कंपनियां हैं।
क्या है ये? अनलिमिटेड। सुना है ना नाम, सोल ट्रेडर में सर सारी लाइबिलिटी एक ही व्यक्ति की होती है, प्राइवेट पार्टनरशिप में सारी लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है। थर्ड नंबर पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कि कंपनी के मेंबर के बेस पर कौन कौन सी कंपनियां हो सकती है, नंबर ऑफ मेंबर, कितने मेंबर हैं जी। अगर मैं बात करता हूं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी वो होती है जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी दे रखी है, 5 लाख रुपए। लेकिन अभी इसमें चेंज कर कर पेड अप कैपिटल को हटा दिया गया है लेटेस्ट न्यूज में, इसमें प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है, जिसमें हमने कंपनी के बारे में पढ़ा था। पहला ही लेक्चर मैंने करवा रखा है और ये यूट्यूब पे भी पढ़ा है डेमो के लिए, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी जो नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मेंबर कितने भी हो सकते हैं इसके, ठीक है, पब्लिक द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और प्रोस्पेक्टस क्या करती है, इश्यू करती है। वहां पर जो लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो सारा का सारा डेमो के रिगार्डिंग उसमें सब कुछ मिला गया मानसन आपको, ठीक है। इससे भी ज्यादा डेप्थ में मिल जाएगा वो सिर्फ, लेकिन मिलेगा पब्लिक और प्राइवेट के रिगार्डिंग। मिनिमम 7 मेंबर, अनलिमिटेड, और कितने, 7 से अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्टर पब्लिक में 3 होते हैं, याद रखना, प्राइवेट में 2 होते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये शेयर अलॉट नहीं कर सकते अनलेस, जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव ना हो जाए। मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है सर, वो पैसा जिससे कंपनी अपनी एसेट खरीदेगी, लाइबिलिटी की पेमेंट करेगी, जो कंपनी को अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो पैसा क्या होता है, 90%। कितने दिन के अंदर होता है, ना मिले तो क्या होगा, सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मेंटेन इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर रखना पड़ेगा अगर 200 इंप्लॉइज, 200 मेंबर से ज्यादा हो जाए, यानी कि उनका रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा भाई सारा का सारा। क्वायरम का मतलब होता है संख्या, कि भाई कितने लोग एक मीटिंग में आएंगे, ठीक है। अगर 1000 से कम मेंबर हैं तो 5 लोग फिजिकली प्रेजेंस होने चाहिए, 1000 से 5000 हैं तो 15, 5000 से ज़्यादा है तो 30। और जो मैनेजर को रेमुनेशन मिलेगा, पब्लिक कंपनी में 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता नेट प्रॉफिट का, लेकिन प्राइवेट में कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो था पब्लिक कंपनी। अब बात करते हैं 1 पर्सन कंपनी। आपको पता हो तो कंपनी एक्ट 2013 में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक ही पर्सन होता है और वही मेंबर होता है, वही उसका डायरेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। या प्राइवेट कंपनी होती है, इसका इट सेल्फ भी प्राइवेट, इनकी 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, लेकिन मैंने बोला 2018 है में भी, उसके अंदर ये हटा दिया गया लिमिट पेड अप कैपिटल के रिगार्डिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, अपने शेयर का ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इनके 1 पर्सन कंपनी या प्रोड्यूसर कंपनी है तो लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर, 200 से ज्यादा इसके मेंबर नहीं हो सकते। अगर 2 मेंबरों ने एक शेयर ले रखा तो उनको एक ही पर्सन काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा हम बोल सकते पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर खरीदने के लिए, प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर सकती, उसकी जगह यूज करते हैं प्रॉफिट इन लीव ऑफ स्टेटमेंट, प्रोस्पेक्टस बोल लो आप। ओनरशिप जो होती है, अपने पैसा जो है वो क्लोज रिश्तेदारों से, फ्रेंड से, एम्प्लॉय से, उनसे मंगवा सकती है। बैंक से लोन ले सकती है, हाँ ये ध्यान रखना कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है। साथ में प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ता है आपको। मिनिमम मेंबर इसमें बोल का 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। डायरेक्टर 2, देखो यहाँ पर डायरेक्टर 2 होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं, ठीक है। और मेंबर यहाँ पर 2 होते हैं, प्राइवेट में, पब्लिक में 7 होते हैं। यहाँ पर 200 मैक्सिमम, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं। यहाँ पर डायरेक्टर 2, वहाँ पर 3 पब्लिक में, लेकिन मैक्सिमम कितने, 15, वहाँ भी 15। लेकिन स्पेशल मीटिंग यानी कि स्टैच्यूरी मीटिंग, या क्या वर्ड यूज करेंगे हम, स्पेशल मीटिंग बुलाकर, यानी कि 75% शेयर होल्डर की कंसेंट लेकर 15 डायरेक्टर से ज़्यादा किए जा सकते हैं, नॉर्मली 15 होते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिजनेस शुरू करने की रिक्वायरमेंट। वैसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है, एक आपने सुना होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, इनके बिजनेस को चलाना, एक होता है सर्टिफिकेट। प्राइवेट कंपनी तो इनकॉर्पोरेशन के साथ ही क्या कर सकती है, बिजनेस को रन कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या होती है, सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कमेंसमेंट का, बिजनेस चलाने का अलग से सर्टिफिकेट इसके पास होना चाहिए। ये कब होता है, जब वो शेयर अलॉट कर देती है, यानी कि जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद शेयर अलॉट करेगी, क्या करेगी, शेयर अलॉट, और उसके बाद इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। नोट रिक्वायर्ड, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं होती प्राइवेट कंपनी को। 2 मेंबर होने चाहिए, मीटिंग शुरू कर सकती है। ना ही कोई इंडेक्स रखना, क्योंकि मैक्सिमम ही 200 मेंबर है, 200 से ज़्यादा पे इंडेक्स रखते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी कोई भी राइट शेयर इशू करने की नीड नहीं है, प्रोस्पेक्टस इशू करने की नीड नहीं है। जो मैनेजरियल रेमुनेशन था पब्लिक कंपनी में 11% से ज़्यादा नहीं था ना नेट प्रॉफिट का, ये तो प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है। 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, स्पेशल
रेजोल्यूशन पास करके कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। नॉर्मली 15 होते हैं। नेक्स्ट की बात हम करते हैं, फोर्थ में क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सर एक तो गवर्नमेंट, एक आपकी नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वो होती है जहां पर उसका शेयर 50% या उससे ज़्यादा हो। नॉर्मली फ्रैक्शन ना हो इसलिए 51% लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप करोगे 50 एंड मोर। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों को मिलाकर कोई भी कंपनी बना सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अमेंडमेंट हुआ था 1960 में कि गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, यानी कि ए ये गवर्नमेंट कंपनी है, बी कोई भी कंपनी हो, लेकिन ये ए ने खरीद लिया तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन गई। ये 1960 में प्रावधान आया था। नॉन गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। फिफ्थ नंबर पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ यूनिट। होल्डिंग और सब्सिडरी, सबको पता है होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होती है। मान लिया कि ए कंपनी है, ए ने बी को खरीद लिया तो ये क्या होगी, होल्डिंग, तो ये क्या होगी, सब्सिडरी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, होल्डिंग कंपनी वो होती है जो दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। कैसे खरीद सकती है सर, उसके 50 या 51-50% से ज़्यादा शेयर खरीद ले, जैसे टेकन बाय ए का मतलब यहाँ पर होल्डिंग, बी का मतलब यहाँ पर सब्सिडरी। बस कैसे कर सकती है, या तो 51% शेयर खरीद ले, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वहाँ पर अपने बंदे अपॉइंट कर दे। लेकिन याद क्या रखना है इसके, अपवाद क्या, एक्सेप्शन क्या है, कोई भी फाइनेंशियल कंपनी या बैंकिंग कंपनी, ठीक है, वो अगर मान लें बैंक को उसने किसी कंपनी को लोन दे दिया 70%, अब ये सोचते मेरा पैसा ना डूब जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने बंदे बिठा देंगे, लेकिन कभी भी कंपनी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कंपनी की एसेट बेच के, कंपनी को बंद करवा के अपना पैसा वसूल कर सकते, लेकिन कभी भी उसकी ओनर नहीं बन सकती बैंकिंग कंपनी, ये ध्यान रखना आपको। सब्सिडरी कंपनी कौन होती है, जिसको कोई होल्ड करता है, ये सब्सिडरी कंपनी होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां भी है कि सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर इन होल्डिंग कंपनी, यानी कि बी कंपनी कभी भी ए कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही है। बिल्कुल जो छोटे छोटे, जो नॉर्मल नहीं है, आप ये मान लो कि जो कुछ अलग कर रहे हो ना, वही बेस्ट है अपने लिए। बस अगला देखिए, 6th नंबर पे आता है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, इंडियन या फॉरेन। अगर इंडिया के अंदर उसने जगह है और बनाई भी इंडिया के अंदर है तो इंडियन कंपनी, वरना क्या होती है, वो फॉरेन कंपनी होती है अगर आउटसाइड इंडिया है तो। प्राइवेट कंपनी नॉट कंपल्सरी टू कॉल द स्टैच्यूरी मीटिंग और फाइल स्टैच्यूरी रिपोर्ट, यानी कि स्टैच्यूरी मीटिंग क्या होती है, जो एक कंपनी को अपने पूरे जीवन काल में एक बार बुलानी पड़ती है, स्टैच्यूरी मीटिंग, ठीक है, कानून की तरफ से। लेकिन ये मीटिंग प्राइवेट कंपनी को नहीं बुलानी पड़ती, बस ये ध्यान रखना है। और मीटिंग होगी तो ही रिपोर्ट पेश करेंगे, ये तो कॉमन सेंस है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर देखा काइंड्स ऑफ कंपनी, एक होता है आपका इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कौन सी थी, जैसे चार्टर्ड, स्टैच्यूरी, रजिस्टर्ड। फिर रजिस्टर्ड कंपनी के फर्दर पार्ट दे रखे हैं। रजिस्टर्ड में कौन कौन सी होगी आपकी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड में वही प्राइवेट और पब्लिक, सॉरी सोल ट्रेडर बोल सकते हैं, या फिर आपकी पार्टनरशिप कंपनी बोल सकते हैं। तो पहले देखिए कौन कौन सी कंपनियां होती हैं। तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में चार्टर्ड और स्टैच्यूरी, अभी पढ़ के आए पीछे, रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड बोल सकते हैं। अब रजिस्टर्ड शेयर, गारंटी या अनलिमिटेड हो सकती है, वही प्राइवेट, 1% और पब्लिक। 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। अब इन तीनों को मिलाकर क्या हो सकता है सर, होल्डिंग हो सकती है, सब्सिडरी हो सकती है, इंडिपेंडेंट भी काम कर सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। एक दूसरे की होल्डिंग, यानी कि एक कंपनी दूसरे को होल्ड कर सकती है, उसकी सब्सिडरी हो सकती है, अलग काम कर सकती है। गारंटी वाले केस में भी सेम डिट्टो यही रहेगा, लेकिन गारंटी वाले कंपनी में 1% कंपनी ओपीसी नहीं होता, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। 1% कंपनी को नहीं दिया गया, वो शेयर वाले केस में ही होता है। किस वाले में, किस में होता है, शेयर वाले केस में। और जो अनलिमिटेड कंपनी होती है भाई, शेयर कैपिटल, पैसा इसके पास हो भी सकता है और शेयर कैपिटल नहीं भी हो सकता, तो दोनों में ऐसा हो सकता है, पब्लिक और प्राइवेट में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। इसके बाद आती है इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि कॉर्पोरेटेड के अलावा जो बताइए अनकॉर्पोरेटेड, वो हो सकता है गवर्नमेंट, हो सकता है मिसलिनियस में क्या क्या आ सकता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेस्टमेंट, अदर, ये मिसलिनियस में आ जाएगा। फॉरेन, प्रोड्यूसर, 1% और चैरिटेबल। इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए किस हेड के अंदर क्या आ सकता है। जैसे पेपर में पूछ ले कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या क्या आएगा, 1% प्राइवेट, पब्लिक, सभी आ सकते हैं, नहीं आ सकता, आप बोल सकते आ सकते हैं। इनकॉर्पोरेटेड में क्या आएगा, चार्टर, स्टैच्यूरी, रजिस्टर। एक साइड बोल देगी इन्वेस्टमेंट, तो आप बोले सर इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तीन ही आते हैं, चार्टर, स्टैच्यूरी और रजिस्टर। तो यही आपको याद करना बस। तो इस चार्ट से सिर्फ आपको हेल्प लेनी है, रट्टा नहीं मारना इसका। अब बात करते हैं सर इसका क्या बेनिफिट है।
मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है कंपनी की। मेरिट तो ये कि कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दूसरा, परमानेंट एंट्री, लगातार ये चलती रहती है, किसी की डेथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो बेच दो। डेमोक्रेटिक ऑपरेशन होता है और अनलिमिटेड कैपिटल होती है, कैपिटल अनलिमिटेड होती है, ठीक है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है, ध्यान रख लेना। कैपिटल अनलिमिटेड का मतलब होता है आप कहीं से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हो इजीली। हाई रिस्क लेवल ज़्यादा होता है। डिसेंट्रलाइज ऑफ ओनरशिप, क्योंकि डेमोक्रेटिक होती है ना, तो बहुत सारे ओनर होते हैं, अकेला व्यक्ति थोड़ी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर बात करते हैं डीमेरिट की इसकी, सर फॉर्मेशन करना मुश्किल है। हालांकि आजकल तो गवर्नमेंट बोलती है ईज ऑफ डूइंग हमने शुरू किया हुआ है, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। फ्रॉड कर सकते हैं प्रमोटर, प्रमोटर कौन, जो कंपनी को बनाते हैं वो। शेयर होल्डर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है, कि जो मैनेजर वगैरह वो पैसे खुद ही खा जाए, गैम्बलिंग, जुआ वगैरह हो सकता है। और लैक ऑफ सिक्रेसी कम होती है, क्योंकि ओनर बेचारे शेयर होल्डर अलग अलग जगह फैले होते हैं और काम सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। लिमिटेड स्कोप होता है। लिमिटेड स्कोप का मतलब यहाँ पर दे रखा है कि आप ये मान लो कि इसको जो बेनिफिट मिलता है वो जो जैसे लाइक सिक्रेसी वगैरह नहीं होता, इसका कहीं कहीं यूज किया जा सकता है। आप डिले इन डिसीजन, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग वगैरह बुलाने पड़ती है, उससे पहले डिसीजन नहीं ले सकते, ये डिले इन डिसीजन के कारण हो गई। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 4 के अंदर। यानी कि जो आउटसाइडर, एक कंपनी जो आउटसाइडर से डीलिंग करती है वो आता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि ठीक है, कंपनी ओरिजिनली जो फॉर्म की जाती है उसके अंदर चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम, वो आउटसाइडर के रिगार्डिंग वो इसमें आ जाता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, या चार्टर ऑफ कंपनी भी इसको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ कंपनी, कि संविधान होता है, आप ये मान लो कंपनी का, कंपनी इससे बाहर नहीं जाएगी। अगर कोई कंपनी इससे बाहर जाके काम करती है उसको अल्ट्रा वायरस कंपनी बोल देते हैं, अल्ट्रा वायरस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है या इसके अंदर कौन कौन से क्लोज हैं, ठीक है, कौन कौन से क्लोज हैं, तो ये आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसके क्लोज पे, और खासकर आता है मैचिंग में, ताकि इस एक ही क्वेश्चन में सारे एग्जाम में मतलब आप पूछ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ वो पूछ ले। नेम क्लोज, भाई कंपनी का नाम क्या है, लेकिन वही बात है जैसे पार्टनरशिप में बात थी, रॉयल, किंग, क्वीन, इंपीरियर, जो महाराजा वगैरह हैं उनके ऊपर नाम नहीं रखना चाहिए। साथ में लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, पब्लिक है, प्राइवेट है तो आपका अनलिमिटेड लगाना, सॉरी प्राइवेट अनलिमिटेड लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टैच्यूरी है जैसे RBI, LCI है, वहाँ पर कोई भी वर्ड नहीं लगाना है। अगर चेंज करना चाहते हो आप नेम क्लोज में, सेक्शन 13 में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, यानी कि 75% वोटिंग आपके फेवर में होनी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब कहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया आपने, ये ध्यान रखना, कौन सी स्टेट में करवाया है, किस कोर्ट के, मतलब कहाँ पर आपका जो फैसला होगा वो कहाँ पर होगा सारा। अगर कोई मान ले किसी कस्टमर ने केस वगैरह कर दिया तो कहाँ पर, या आप किसी पे करते हो तो कहाँ पर। कोरस्पॉन्डेंस पर्पज, किस आपके मेल वगैरह कहाँ पर आएंगे, या फिर रजिस्टर ऑफ कंपनी की पेयर, कहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन और कंपनी लॉ बोर्ड, यहाँ पर कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है, ये ध्यान रख लेना है। ऑब्जेक्ट क्लास में किस लिए ये बनाई गई है, उसकी बाउंड्री लाइन क्या है ऑपरेशन की, कितना काम, जैसे ये है मैंने बोला इतने ऑब्जेक्ट हैं तो सिर्फ यही है, यहाँ पर जाकर कंपनी काम नहीं कर सकती। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट क्लास को चेंज करे तो कंपनी लॉ बोर्ड। लाइबिलिटी क्लोज, अगर मेंबर की लाइबिलिटी में चेंज कर रहे हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। लाइबिलिटी क्लोज में मतलब किस मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है वो डिसाइड की जाती है। कैपिटल क्लोज यानी कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी है और उसका किसके फ्रैक्शन क्या है, कितने शेयरों में डिवाइड की गई है। मान लें कि 1,00,000 रुपये आपने कैपिटल अथराइज कैपिटल होगी तो 10,000 शेयर 10 रुपये का एक, तो ये दोनों बात बोल रहा है ये। अब है क्या है कि आप कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, या उसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। रिकंस्ट्रक्शन मतलब 10,000 शेयर 10 रुपये वाले थे, अब 1,000 शेयर 100 वाले कर सकते हो, ये रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, यानी कि 51% वोटिंग होनी चाहिए और AOA के अंदर लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि हम कैपिटल में चेंज कर सकते हैं, इन बढ़ा सकते हैं कैपिटल को। डिक्रीज करना है तो ऑब्वियसली बात है शेयर होल्डर को नुकसान हो सकता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, AO में होना चाहिए और स्पेशल रिजोल्यूशन यानी 75% वोटिंग से प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। रिकंस्ट्रक्शन भी 75% वोटिंग चाहिए और कोर्ट की कंसेंट चाहिए। तो ये याद रखना, कोर्ट की कंसेंट कहाँ चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने पॉइंट आपको करवा रहे हैं ना वो सारे के सारे आपको याद करना पड़ेगा, डेटा ज़्यादा है थोड़ा सा। और लास्ट 6th क्लोज आपका आता है एसोसिएशन क्लोज। अब जो ये पहले बात करके आ चुके हैं हम
कि सर कुछ लोग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपस में मिलकर वॉलंटरी रूप से काम करते हैं, जो पैसा होता है उसके शेयर में डिवाइड करके यूज करते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। यानी कि बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है, एड्रेस होता है, सब कुछ लिखा होता है, वो कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं और एमओए बनाते हैं, जो उसके एमओ के अंदर लिखा जाता है, सबको साइन ही होते हैं ना, हर किसी के साइन होते हैं। और इसमें दिखाया जाता है नंबर ऑफ शेयर, जो कैपिटल है पूरी नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किए जाते हैं, और किस शेयर होल्डर को कितने शेयर मिले वो सब कुछ मेंशन होता है इसके अंदर। जब भी नोटिस क्या करना है, इसमें नोट क्या करना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 मेंबर होने चाहिए पब्लिक में, और प्राइवेट में 2 होने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम इसमें 200 होने चाहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं डेप्थ में, कंपनी के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। अब भी अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 5 होता है। अब देखो एमओए के अंदर जो लिमिट आपने बना दी है क्या है सर, ये है अपना एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसके अंदर ये जो लिमिट बना दी ना, ये काम कैसे करना है ये एओए डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आइए पढ़ते हैं कि एक जो मैनेजमेंट है, बिजनेस है, कंपनी है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है इंटरनल मैनेजमेंट के, एक्सटर्नल के नहीं। यानी कि एक कंपनी इंटरनली कैसे डील करेगी वो एओए में आता है, और एक कंपनी एक्सटर्नल कैसे डील करेगी वो एमओए में आता है। यानी कि अंदर के लोग हैं उनसे डीलिंग करना एओए, और बाहर के लोगों से डीलिंग करना एमओए। कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। आगे क्या दे रखा देखिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर पावर होती है स्कोप या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने की, और एओए के अंदर उस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा किया जा सके ये काम किया जाता है। तो इसका मतलब तो सर फिर ये हो गया कि एमओए बड़ा है, एओए इसकी सब्सिडरी टाइप होगी। हाँ जी बिल्कुल, आप बोल सकते हो ऐसा। ठीक है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो प्रिंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ से लिख के साइन करके दे दिया, प्रिंटेड होना चाहिए, पैराग्राफ की फॉर्म में होना चाहिए, पर्टिकुलर नंबर वगैरह लिखे होने चाहिए, और साइन वगैरह होने चाहिए वहां पर। ठीक है, और एमओए के साथ में ये पेश करना पड़ता है रजिस्ट्रार, कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास। तो आइए बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर। एओए का क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? कंपनी को चलाने से रिलेटेड है, सारी वही बातें लिखी गई है, फिर भी पढ़ लेते हैं। शेयर कैपिटल कितनी है, और वेरिएशन इन शेयर, इनके शेयर में चेंज करो, इंटरनल मामला है, लोगों को क्या पता। इसके बाद क्योंकि ओनर जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। ट्रांसमिशन या फॉरफीचर ऑफ शेयर करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जर्नल मीटिंग, वोटिंग राइट, प्रोक्सी वगैरह। ठीक है, सेलिंग, डिविडेंट, कॉमन सील हो गया, डिविडेंट हो गया, और रिजर्व वगैरह, अकाउंट वगैरह सब कुछ। और टेबल एफ, जहाँ पर भी टेबल ए मिले नोट्स में उसको चेंज करके टेबल एफ कर लेना। क्या कर लेना? टेबल एफ। ठीक है, क्योंकि टेबल ए टू जी ये आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और टेबल एफ ये कितना हो गया? 7 है ना, 5, सॉरी ये ए 5 ही थी शायद, ए टू ई था शायद, ये चेक कर लेना एक बार जो मैंने आपको करवाए थे। और फिर ई से लेकर जे तक, हाँ यहाँ तक था, ऐसे था। ये जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आते हैं, ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आते हैं। ये मैं आपको करवा चुका हूँ टेबल भी, तो ये भी याद करना सारा का सारा। ठीक है, कहाँ से लीन का मतलब ग्रहणाधिकार, कहाँ पर लोन वगैरह है, शेयर कितने हैं, और ट्रांसफर शेयर कितना, ये सब कुछ पढ़ने वाला बात है। ठीक है, एडजोर्नमेंट ऑफ मीटिंग की, मीटिंग को कैसे स्थगन किया जा सकता है, उसको वाइंडिंग अप क्या होता है, ये ध्यान रख लेना। और टिल व्हाट एक्सटेंट टेबल एफ के रूल अप्लाई होंगे तो भी इसका यूज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब कोई भी काम करना ना इंटरनली वो एओ में पहले लिखना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो काम कर सकते हो। बिना लिखा पड़ा तो कुछ नहीं होता कंपनी में। टोटल 99 रूल है एओ के अंदर। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, इसके लिए 75% वोटिंग चाहिए, आम बात नहीं है। ठीक है, इनके 3/4 इतना मीटिंग में इसका हिस्सा होना चाहिए। तो कैन नॉट अलर्ट इफ चेंज, कैन नॉट अल्टर्ड इफ चेंज अगेंस्ट द एमओए। मान लिया कि एमओए की जो बाउंड्री है ना, क्योंकि इसकी तो सर सब्सिडरी थी, अभी तो आपने बताया था, तो ये कभी भी एमओए से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब इसकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। एक तो ये याद रखना है। और जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज करोगे 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास उसकी कॉपी चली जानी चाहिए कि जी सर हमने ये चेंज किया है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15 दिन के अंदर। अब बात करते हैं सर प्रोस्पेक्टस। आपको पता है प्रोस्पेक्टस कौन इश्यू करता है? सर पब्लिक कंपनी इश्यू करती है आम लोगों से पैसा कलेक्ट करने के लिए। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो इनवाइट करता है आम पब्लिक को कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे शेयर को, डिवेंचर को, और हमारी कंपनी को पैसा दीजिएगा।
अब इसके अंदर क्या क्या कंटेंट आते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड में आते हैं वैसे ही प्रोस्पेक्टस में आते हैं, तो आपको ये थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा। तो क्या कुछ है इसके अंदर देखिए, नेम आ जाएगा कंपनी का, कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ पर है, ऑफिशियर कौन है, और ऑडिटर कौन है, ये भी कंपनी के अंदर पहले डिसाइड कर दे, लीगल एडवाइजर कौन है, बैंक किस बैंक से पैसा ले रखा है, कौन बिचौलिया है जो कंपनी के शेयर बिकवाएगा, सब कुछ मेंशन होता है। किस डेट को शेयर इशू किए गए, डिवेंचर इशू किए गए, वो भी सब लिखा होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, ठीक है, उनका सेपरेट बैंक अकाउंट कहाँ है, जो पैसा मिला है ना एप्लीकेशन पे वो कौन से खाते में, स्पेशलाइज्ड बैंक कौन सा है, अंडर राइटर को कितना कमीशन दिया, डायरेक्टर की कंसेंट ली ना ली, ठीक है, ये सब कुछ मेंशन होता है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, नंबर ऑफ शेयर, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नॉर्मली शेयर इशू नहीं करते, कौन से करते हैं, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर, यही शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू करते हैं, वरना कंपनी एक्ट 2013 के अंदर नॉर्मल शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। प्रोसीजर क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अभी पढ़ के आए थे 90% होना चाहिए, ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल में आप वहाँ से कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग से आपको करवाना पड़े, सिर्फ रीड आउट करना है। डायरेक्टर का इंटरेस्ट क्या है, अपॉइंटमेंट, रेमुनेशन डायरेक्टर का, सब कुछ इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। यानी कि आप ये मान लो, तो ये क्या है सर, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद करना बस आखिरी, कोई भी इंफॉर्मेशन जो प्रमोट करती है आम पब्लिक को कि इस कंपनी के अंदर पैसा लगाई, मान ली ये कंपनी है ABC लिमिटेड और ये है भाई कोई राम नाम से व्यक्ति, अब ये इस कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, तो इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, क्या चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ेगी कंपनी को, बस सीधी बात ये कर लोगे, वो क्या करनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस में लिखनी पड़ेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रमोटर्स प्रोस्पेक्टस के बाद बात आती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को कैसे बनाया जाएगा। ये प्रोसेस बहुत बार पूछी गई है, इनके फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपको याद करना पड़ेगा। स्टेजेस कौन कौन सी, 3 स्टेज है सर, एक तो प्रमोशन की, प्रमोशन ऑफ कंपनी, और दूसरा सर इनकॉर्पोरेशन या आप बोल सकते हो सर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग। 3 आते हैं। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 के अंदर होता है, ये भी याद कर लेना, कोई बात नहीं इतनी तो। और प्रमोशन कैसे, प्रमोशन का मतलब सर सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ आइडिया आता है, फिर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और फिर उसके डेटा को असेंबल किया जाता है, और फिर इनकॉर्पोरेशन जो सेकंड स्टेज होती है रजिस्ट्रेशन, ये क्या करती है सर, ये गिविंग क्या करती है, स्टैच्यूरी, अभी पढ़ के आए थे ना पीछे, क्या लिखवाया था, गिविंग दी स्टैच्यूरी फॉर्म टू द कंपनी। सर ये कंपनी को एक ना वैधानिक अस्तित्व प्रदान करती है, यानी कि कानूनी रूप से आप क्या कर सकते हो, कानूनी रूप से आप बोल सकते हो कि हाँ जी बढ़िया कंपनी है हमारी, कानूनी मान्यता मिल जाती है, आप ये बोल सकते हो। तो इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या चाहिए सर, कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, नेसेसरी डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे, और लाइसेंस लेना पड़ेगा इंडस्ट्री एक्ट 1951 के थ्रू, एडवाइस लेनी पड़ेगी जो कैपिटल कंट्रोल करते हैं, और फिर आता है फिलिंग द डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ेंगे, वही MOA बनाना पड़ेगा, AOA बनाना पड़ेगा, स्टैच्यूरी डिक्लेरेशन और कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ये लिखना पड़ेगा सारा का सारा। आइए 1 बाय 1 इसको करते हैं। तो ये 3 ही पॉइंट है, ये याद रखना। अच्छा एक बात और है कि ऐसे भी पूछ सकता है प्रोसेस में, फॉर्मेशन में, पहले ये दे दे नंबर 1, नंबर 2 पे ये दे दे, नंबर 3 पे ये दे दे, ठीक है, नंबर 4 पे ये दे सकता है, और नंबर 5 पे ये दे सकता है, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में करना है तो इनको भी दे सकता है, ऐसे ऐसे, ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। अब आइए बात करते हैं प्रमोटर की। सर प्रमोटर कौन होता है, अभी भाई जो कंपनी को बनाते हैं वही तो प्रमोटर होते हैं, जो सबसे पहले आके ये जिसके दिमाग में आइडिया आता था ना, अभी पढ़ के आए थे, देखिए दोबारा से आपको दिखाता हूँ मैं, कि जो जिसके दिमाग में ये आइडिया है कि कंपनी क्यों ना एक कंपनी बना ली जाए, ये रहा प्रमोटर। सर जिसके दिमाग में आइडिया आता है, ठीक है, यानी कि प्रमोशन का काम कौन करता है सर, प्रमोटर करता है। तो प्रमोटर एक पर्सन होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो डिटेल इन्वेस्टिगेट करता है, और बाद में क्या करता है, एग्जिस्टेंस करता है, कंपनी को बनाता है, असेंबल करता है उसको। यानी कि सारा काम कौन करता है, प्रमोटर करते हैं सर, पहला स्टेप, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ प्रमोटर बोल सकते हो आप कि कौन कौन से इसके फंक्शन हैं प्रमोटर के। अब प्रमोटर क्या क्या काम करेगा, आप सोचो आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे एक कंपनी बनानी चाहिए, तो आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले सर प्रिपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी प्रॉब्लम क्या आएगी, सबके बारे में सोचोगे, फिर कंपनी का नाम डिसाइड करोगे, कौन से डायरेक्टर रखने चाहिए, फिर उनकी अपॉइंटमेंट करना, उनका ऑब्जेक्टिव, उनको कितनी सैलरी, कमीशन, कैपिटल, सब कुछ, प्रोस्पेक्टस को पब्लिश करना प्रमोटर का काम है। डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रमोटर करता है, आप ये मान लो फिर, ठीक है।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस की पेमेंट कौन करेगा? प्रमोटर करेंगे। ठीक है, बिल्डिंग अरेंजमेंट करना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कौन करता है? प्रमोटर करता है। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये सारा का सारा कौन रिसीव करेगा? आपका प्रमोटर करता है। ठीक है, इसके अलावा डिस्क्लोजिंग दी मटेरियल फैक्ट, जितनी भी सच्चाई होगी 100% वो आपका कौन बताएगा? प्रमोटर बताएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? रिटर्न सीक्रेट प्रॉफिट, ये सीक्रेट प्रॉफिट जो होते हैं इन्हीं को होते हैं और ये रिटर्न कर देगा, कंपनी को वापस दे देगा। कोई लाइबिलिटी है, कोई अगर मान ली प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा गया तो इसकी लाइबिलिटी, कंपनी को बंद कैसे करना है तो इनकी लाइबिलिटी होती है। ये सारा का सारा काम स्टेप 1 में प्रमोटर द्वारा किया जाता है। अब पढ़ते हैं फिर आगे स्टेप 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे करना है? वही बात है सर, ये गिव करता है, स्टैच्यूरी फॉर्म दे देता है बिजनेस को। इसके कौन कौन से मेथड हैं, यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जा सकता है? नंबर 1, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी जी? नेसेसरी फाइल तैयार करना, कंपनी का नेम लिखना, और जो कैपिटल इशूइंग अथॉरिटी है उनकी एडवाइस लेना, भाई कितना क्या कुछ करना चाहिए, और लाइसेंस लेना इंडस्ट्री एक्ट 1951 के थ्रू। और फिर क्या करता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, भाई हमें ऐसा ऐसा काम करना है। ये सारा का सारा प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वन फिर अपना आता है क्या? फिलिंग दी डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट भेजना, कौन सा? MOA, AOA, डायरेक्टर की कंसेंट। एप्लीकेशन लिखने के 30 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ेगी आपको। और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है डिक्लेयर करना 28 दिन के अंदर इसको। और फिर क्या करना है आपको? पेमेंट करनी है, जो फीस सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की, वो फीस पेमेंट करनी है। और फिर सर्टिफिकेट लेना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड लेने का सर्टिफिकेट लेने के बाद ही प्राइवेट कंपनी तो अपना काम शुरू कर देती है, लेकिन बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, इसको एक सर्टिफिकेट और चाहिए जी। ठीक है, एक मिल गया, दूसरा और चाहिए, इसकी नीड है, ये और चाहिए, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या होता है, आइए पढ़ते हैं जल्दी सी। पहला क्या कुछ दे रखा है? आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये वर्ड आपको याद करना पड़ेगा जी। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, यानी कि शेयर की अलॉटमेंट करने के बाद कंपनी रिसीव करती है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपना। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए आपको लगाने पड़ेंगे? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को, सर्टिफिकेट को अचीव करने के लिए एक कॉपी प्रोस्पेक्टस की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो 90% आया उसकी अमाउंट, और जो डायरेक्टर कितने हैं मिनिमम, सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ डायरेक्टर टेकन बाय देम, यानी कि डायरेक्टर ने कितने कंपनी के शेयर लिए वो, और साथ के साथ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी उसकी डिक्लेरेशन। भाई स्टैच्यूरी मीटिंग पूरी लाइफ में कंपनी की एक बार बुलाई जाती है, वंस इन ए होल लाइफ ऑफ ए कंपनी। बात करते हैं अब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, आप सारे के सारे याद करना है बिल्कुल डिटो। पहली जनरल मीटिंग, फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ एनी कंपनी कब बुलाई जाती है सर? ये दोनों पॉइंट एक ही है। 6 महीने के अंदर अंदर जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, पब्लिक कंपनी केस में 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग बनानी पड़ती है, AGM। ठीक है, कंपलसरी फॉर लिमिटेड टाइप कंपनी, जो लिमिटेड, एक तो होता है अनलिमिटेड कंपनी, उसके लिए जरूरी नहीं है लिमिटेड। देखो अनलिमिटेड जैसे ही वर्ड यूज करो ना, तो आप सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, इन दोनों को याद कर लेना। इनके लिए तो कंपलसरी नहीं है ये AGM, लेकिन इनके लिए कंपलसरी है। कौन से के लिए? जो लिमिटेड होती है, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, और क्या होना चाहिए? इसकी इंफॉर्मेशन, जो शेयर होल्डर होते हैं, मीटिंग की इंफॉर्मेशन 21 दिन के अंदर अंदर, इनकी मीटिंग मान लेगी 21 दिन बाद है, तो 21 दिन पहले इनको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए बेचारों को, क्योंकि अलग अलग जगह फैले होते हैं तो आएंगे। फिर आता है एनुअल जर्नल मीटिंग, AGM, जिसका बार बार जिक्र करते हैं हम कि AGM क्या होता है। यानी कि 2 जनरल मीटिंग 18 महीने के अंदर अंदर का, जैसे ही ये कंपनी शुरू होने की बात कर रहे हैं, भाई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवा दिया तो क्या करना है, 18 महीने के अंदर अंदर 2 AGM बुला लो। ठीक है, और दोनों AGM के बीच में 15 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये शुरुआत की बात होती है, ये फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। 2 पॉइंट जो होते हैं ना, ये फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग है। कौन है? फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सर दोनों के बीच में गैप देखो, 18 महीने के अंदर अंदर 2 बुला लो, और 15 से ज़्यादा महीने का गैप नहीं होना चाहिए इनके बीच में। सर ये तो हो गया पहला। अब बात करते हैं सेकेंड एनुअल जर्नल मीटिंग।
अगर फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है ना तो 9 महीने के अंदर अंदर, नॉर्मली क्या होता है 6 महीने के अंदर। यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि सर 2 एजीएम के बीच में गैप कितना होना चाहिए, तो आप लिखोगे 6 महीने। अगर ये लिख दे कि फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है तो 2 एजीएम के बीच कितना गैप होना चाहिए, आप बोलोगे 9 महीने में। बस ये है नॉर्मली केसेज में। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेशल लिखा मिला जाए ना पहली एजीएम, तब ये दोनों लाइन याद आपको करनी है, ठीक है। और वही बात है, मेंबर को सर 21 दिन पहले नोटिस मिल जाना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो थी एजीएम। एक होती है सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, यानी कि अदर देन स्टैच्यूरी और एनुअल जर्नल मीटिंग, यानी कि जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है उसको उसके अलावा होती है ये थोड़ा ध्यान रख लेना। शायद पहले भी कंसेप्ट आया था, तो यहाँ ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो आप ये वाला याद कर लेना, ठीक है। जो ऑल मीटिंग, जितनी भी मीटिंग होती है उनको एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग बोलते हैं। जो ये किसके द्वारा बुलाई जा सकती है सर, शेयर होल्डर द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा, कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, ठीक है। इट कैन नॉट अवॉइड टिल एनुअल जनरल मीटिंग, ऐसा नहीं कि एनुअल जनरल मीटिंग होगी तभी इन मीटिंग को करेंगे, ये पहले भी की जा सकती है। अदर मीटिंग कौन कौन सी है, जो मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बुलाई जा सकती है, या जो शेयर होल्डर 10% जिसके पास शेयर है और खास में वोटिंग राइट भी है, वो भी मीटिंग बुला सकते हैं, या फिर कोर्ट अपनी मर्जी से, या फिर किसी एक शेयर होल्डर ने बोल दिया कोर्ट को, तो वो तब भी मीटिंग बुला सकता है। अगर कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, यानी कि उसके शेयरों में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिटर की मीटिंग हो सकती है व्हेन कंपनी इज रिकंस्ट्रक्टेड। और डिवेंचर होल्डर भी मीटिंग बुला सकते हैं। कब बुलाते हैं, जब कंपनी सोलवेंट ना हो ना, इंसोलवेंट हो। लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी मैंने आपको करवाया है डेप्थ में, तो वहां पर आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। सारा का सारा वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आपने सारी वीडियो देखी है पिछली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब बात करते हैं सर रिजोल्यूशन, प्रस्ताव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिजोल्यूशन या प्रस्ताव की बात। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी कि 50% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट। यहाँ पर 21% इसलिए लिख रखा है क्योंकि आधा वोट हम काउंट नहीं करते, सॉरी 51% इसलिए लिख रखा है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, जैसे मान लो कोई भी अगर बैलेंस शीट है वो पास करवानी है आपको, तो 51% वोटिंग राइट। शेयर कैपिटल को बढ़ाना है तो 51% वोटिंग राइट। कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है, उनका रेमुनेशन डिसाइड करना है, तो 51%, यानी कि इनके लिए सिर्फ 50% से ज़्यादा चाहिए। स्पेशल की बात करते हैं जहाँ पर 75% चाहिए या फिर 3/4 मेजोरिटी चाहिए, वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, 21 दिन पहले नोटिस होना चाहिए। 21 दिन पहले क्या है, नोटिस मिलना चाहिए। इसमें क्या कुछ हो सकता है, चेंज इन द नेम एंड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का नाम बदलना हो तो स्पेशल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वहाँ पर ऑर्डिनरी मीटिंग से काम नहीं चलेगा। या कंपनी की शेयर कैपिटल चेंज करनी हो तब, एओ में चेंज करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना हो, ऑब्जेक्ट क्लास चेंज करना हो, ठीक है, या फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल उसमें चेंज करना हो, तो सारा का सारा आपका स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग मीटिंग होती है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर वाइंडिंग ऑफ एनी कंपनी विलिंगली, कोई भी कंपनी अगर आप बंद करना चाहते हो तब भी स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना है, ठीक है। पहला कोई ऑडिटर था उसकी जगह दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करना है, तब भी स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना है। या पहला जो ऑडिटर था रिटायर हो गया, उसको क्यों अपॉइंट नहीं करना, तो भी स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना है। या फिर आपको बोल सकते हो डायरेक्टर को हटा रहे हो उसके काम से पहले, मतलब 5 साल के लिए रखा, अब उसको हटा रहे हो, तब भी स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना है। या फिर टेबल एफ, ए की जगह मैंने पहले बोला एफ वर्ड यूज करना है, टेबल एफ की के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, ठीक है, या टेबल एफ बना रहे हो नया, एओए की जगह है, अगर आप क्या कर रहे हो टेबल एफ के रूल बना रहे हो ना, तो भी आपको स्पेशल रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्टर क्या होता है, देखिए डायरेक्टर मींस ए डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, यानी कि ओनली इंडिविजुअल। अब डायरेक्टर कितने कितने होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो यहां पर आपका खत्म हो गया इतना। तो अब बात करते हैं डायरेक्टर की, इसके बारे में बात करते हैं डायरेक्टर की। प्राइवेट में 2 और मैक्सिमम 15 लिख लो जी, क्या लिख लो, मैक्सिमम 15, ठीक है। पब्लिक में 3 मिनिमम प्राइवेट में 2 से, पब्लिक में 3 और मैक्सिमम 15, लेकिन 15 से ज़्यादा हो सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। लेकिन एक फीमेल डायरेक्टर होना कंपलसरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए पर्सन कैन नॉट मोर देन 20 कंपनी डायरेक्टर, एक पर्सन एक टाइम में 20 कंपनियों से ज़्यादा का डायरेक्टर नहीं बन सकता। 1 पर्सन कंपनी में एक डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर अलॉट द शेयर टू द एप्लीकेंट, जो शेयर अलॉट किए जाते हैं ना शेयर होल्डर को, कौन करेगा, डायरेक्टर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डायरेक्टर को सर अपॉइंट कौन करेगा, प्रमोटर करेंगे, कौन करेंगे, प्रमोटर डायरेक्टर को अपॉइंट करता है। देखिए बाय प्रमोटर,
डायरेक्टर को अपॉइंट कर, जो पहला डायरेक्टर होता है वो कौन करता है, प्रमोटर अपॉइंट करता है, और जो काम करता है पहली एजीएम तक, यानी कि फर्स्ट एजीएम तक रखा जाता है वो बस। अगर कंपनी अपॉइंट करती है तो 1/3 को रिटायर कर देगी पहली एजीएम के अंदर। कंपनी कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, कोई अल्टरनेट कर सकती है, ठीक है, या फिर कब, जब कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाए। कैजुअल का मतलब होता है जो परमानेंट छोड़ के कोई डायरेक्टर नहीं जाता बल्कि टेम्परेरी रूप से जाता है, तो उसकी जगह कोई आए। थर्ड वन, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई अपॉइंट कर दे, कब सर, जब प्रमोटर अपॉइंट ना करे ना, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, 2 डायरेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, लेकिन 3 साल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है 3 साल के लिए। थर्ड पार्टी अपॉइंट कर सकती है एक डायरेक्टर, कब, जब उनके पैसे डूबने का खतरा हो, तब भी करवा सकते हैं। या बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, एक पर्टिकुलर मालिक माइनॉरिटी है, उनके रिगार्डिंग भी एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो 5 साल के लिए होता है और उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है सारी काम की। फिर आता है आपका वाइंडिंग ऑफ ए कंपनी। क्या आता है, कंपनी को बंद कैसे करना है भाई एसेट बेच दो और लाइबिलिटी की पेमेंट कर दो, कुछ बच जाए तो शेयर होल्डर को दे दो, यानी कि कंपनी को आगे नहीं चलाना, उसकी वाइंडिंग अप करनी है। अब वाइंडिंग अप सर कैसे करेंगे, ऐसे ही बंद कर दें क्या? 2 तरीके हैं, या तो कोर्ट के थ्रू, ट्रिब्यूनल के थ्रू कंपल्सरी वाइंडिंग अप, और या फिर वॉलेंट्री वाइंडिंग अप बोल सकते हो आप, कि जो शेयर होल्डर है वो खुद ही चाहे। पहले वॉलेंट्री पढ़ लेते हैं, देखिए वॉलेंट्री वाइंडिंग अप क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मान लीजिए आपने 15 साल के लिए कंपनी बनाई थी, अब वो टाइम पीरियड पूरा हो गया या ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो बंद कर दो भाई। स्पेशल रिजोल्यूशन डू एनी रीजन, कोई भी रीजन है लेकिन 75% से ज़्यादा शेयर होल्डर ये बोल दे कि ठीक है बंद करना चाहिए तो कर सकते हो। मोर डेप्ट, ज़्यादा लोन हो गया है भाई, आगे फर्दर लोन ना बढ़े, लॉस में चल रही है तो बंद कर सकते हो। बाय मेंबर क्रेडिटर अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट, यानी कि मेंबर भी बंद करवा सकते हैं, क्रेडिटर भी और कोर्ट की, यानी कि जब जब जिस चीज़ का इंटरेस्ट हार्म होता है तो वो वॉलंटरी वाइंडिंग अप की तरफ से जा सकता है। कोर्ट कब करवा सकती है कंपल्सरी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कोर्ट बोल सकता है बंद करो इसको, ठीक है। अनेबल टू पे डेप्ट, जब कंपनी लोन का पैसा ना दे सके तब बंद करवा सकते हैं। या फिर कंपनी ने जो स्टैच्यूरी मीटिंग, आपको याद हो तो पूरी लाइफ में एक बार बुलानी पड़ती थी, अगर उस मीटिंग में ही गड़बड़ कर दी ना, वो नहीं बुलाई टाइम पर, या उसके अंदर कुछ गड़बड़ कर दी, उसके अंदर रिपोर्ट डिलीवर करने में कुछ गड़बड़ कर दी, तो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। फिर आता है नो बिजनेस एक्टिविटी, कोई काम ही नहीं कर रहा, हो लगे तो आपने टेक्सटाइल की बनाई थी कंपनी लेकिन टेक्सटाइल का आप काम ही नहीं कर रहे, है ना, अमरीशपुरी बने हुए 2 नंबर का काम कर रहे हो, तब भी बंद किया जा सकता है। या फिर मेंबर जो होते हैं वो कम हो, जैसे 7 से कम मेंबर हो गए तो उस कंडीशन में हो सकता है। अब ये कोर्ट बंद क्यों करेगा जी, क्योंकि कोर्ट के अंदर आप पिटीशन दायर करते हो, याचिका दायर करते हो। कौन कौन, कंपनी दायर कर सकती है खुद भी, या क्रेडिटर जिसने कंपनी को पैसा दे रखा वो अपील कर सकता है कोर्ट में, रजिस्ट्रार कर सकता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कोई बंदा है वो कर सकता है, या कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर कोई भी अदर। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं, जो उसके पुराने शेयर होल्डर हो सकते हैं या प्रेजेंट शेयर होल्डर हो सकते हैं वो। तो ये कंप्लीट था अपना पूरा का पूरा कंपनी के रिगार्डिंग, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।